गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन। ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि मेडिकल एग्ज़ाम्स और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी और नीट एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक महत्वपूर्ण वेटेज रखने वाला टॉपिक है। मैं इस वीडियो में संपूर्ण एपीकल्चर को कवर करने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, सभी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होगा और प्रत्येक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस इस वीडियो के अंतर्गत रखने की कोशिश करूँगा। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको मधुमक्खी पालन बिल्कुल सरल और आसान तरीके से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की बात करें तो सर्वप्रथम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एपीकल्चर क्या होता है। तो एपीकल्चर इज़ द साइंस ऑफ रियरिंग हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी, वैक्स, वेनम एक्सेट्रा। एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हनी बीज या मधुमक्खियों के रियरिंग या पालन पोषण की जाती है। किसके लिए इनका पालन पोषण किया जाता है? फॉर ऑब्टेनिंग हनी, शहद की प्राप्ति के लिए, वैक्स या मोम की प्राप्ति के लिए और वेनम इत्यादि प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों के पालन के विज्ञान को हम एपीकल्चर कहते हैं। जनरली आप सीधे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन औद्योगिक तरीके से वैज्ञानिक विधि के द्वारा मधुमक्खियों का पालन करना मधुमक्खी पालन कहलाता है, जिसके अंतर्गत मधुमक्खियों से शहद और मोम प्राप्त किया जाता है। तो औद्योगिक दृष्टि से मधुमक्खियों का पालन शहद और मोम की प्राप्ति के लिए किया जाना ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। हम बात करते हैं सबसे पहले मधुमक्खी पालन में हनी बी के क्लासिफिकेशंस की। मधुमक्खी के वर्गीकरण की बात करें कि ये टेक्सोनोमी में कहाँ स्टैंड करती है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइलम। तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। क्लास या वर्ग की बात करें तो इंसेक्टा वर्ग में सम्मिलित की जाती है क्योंकि ये एक इंसेक्ट है और पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट है। ऑर्डर की बात करें या गण की बात करें तो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया जाता है। फैमिली इसकी एपिडे है, जीनस एपिस है और स्पीसीज इसकी अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें हमारे इंडिया में पाई जाने वाली कॉमन स्पीसीज है इंडिका। तो एपिस इंडिका हमारी कॉमन हनी बी है जो इंडियन बी भी कहलाती है या भारतीय मोना मक्खी कहलाती है। तो क्लासिफिकेशंस की बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडे, जीनस एपिस और स्पीसीज इंडिका। और इसके साथ में कुछ इंडियन बीस की और स्पीसीज है। इनके अलावा कुछ अन्य इम्पोर्टेंट स्पीसीज भी इंक्लूड की जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम स्पीसीज ऑफ हनी बी की। मधुमक्खी पालन की डिटेल स्टडी से पहले हमें मधुमक्खी की जातियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अतः हम बात करते हैं मधुमक्खियों की जातियों की। तो इंडियन स्पीसीज़ और अदर्स स्पीसीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले इंडियन स्पीसीज़ में 3 कॉमन स्पीसीज़ है, जिनमें एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका और एपिस फ्लोरिया, ये 3
मधुमक्खियों की जातियां भारतवर्ष में पाई जाती है और सबसे कॉमन प्रकार की स्पीसीज हैं। सबसे पहले बात करें हम एपिस डोरसेटा, जिसे जाइंट हनीबी भी कहते हैं। इसे जाइंट हनीबी भी कहते हैं, आप कह सकते हैं। क्यों जाइंट हनीबी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप साइज सबसे लार्जेस्ट होता है, तो इसे जाइंट हनीबी कहते हैं या रोक भी कहते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये सामान्यतः 20 mm लेंथ की होती है। एपिस डोरसेटा की लेंथ की बात करें तो ये 20 mm लेंथ या लंबाई की होती है। इसे सारंग या बोम्बारा भी कहते हैं और सामान्यतः रोक भी से जाना जाता है। इसके द्वारा जो बनने वाले हाइव्स हैं, छत्ते हैं, ये सामान्यतः 0.90 से लेकर 1.5 मीटर तक के छत्ते बनाने की क्षमता रखती है। तो आप कह सकते हैं इनके जो छत्ते बनते हैं या हाइव्स बनते हैं, ये 0.90 से लेकर 1.5 मीटर तक के छत्ते बनाने की क्षमता इस जाइंट हनीबी में होती है। तो 0.90 से लेके 1.5 मीटर तक के छत्ते बनाने का कार्य ये करती है। सामान्यतः ये अग्रेसिव नेचर शो करती है या आक्रामक नेचर शो करती है और बहुत ही गुस्सैले स्वभाव की होती है। इसके कारण इसका पालन पोषण सामान्यतः संभव नहीं होता है। फिर भी अगर इसका पालन पोषण किया जाए तो इनके द्वारा बनने वाले छत्ते 0.90 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक के छत्ते बनाने की क्षमता इनमें पाई जाती है। क्योंकि ये बड़े आकार की होती है, गुस्सैले स्वभाव की होती है और अग्रेसिव नेचर शो करती है या आक्रामक स्वभाव शो करती है। इसलिए इसको नेचुरल कंडीशन में पालना पॉसिबल नहीं है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से इसका पालन पोषण किया जा सकता है। इनके अलावा हम बात करें एपिस इंडिका की, तो ये इससे छोटे आकार की होती है। सामान्यतः मैंने बताया कि एपिस डोरसेटा 20 mm लेंथ या लंबाई की होती है। ऐसे ही एपिस इंडिका, जिसे इंडियन बी या भारतीय मक्खी कहते हैं या इसे भारतीय मोना मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडियन बी या मोना बी के नाम से जानी जाने वाली मधुमक्खी की ये प्रजाति एपिस इंडिका है। इसकी साइज की बात करें तो ये लगभग 15 mm लंबाई की होती है एपिस इंडिका। क्योंकि ये शांत स्वभाव की मक्खी है, इसलिए इसका पालन पोषण इजीली हो सकता है या इसकी रियरिंग सामान्य तरीके से हो सकती है। और इसके द्वारा जो छत्ते बनाए जाते हैं या हाइव्स बनाए जाते हैं, ये सामान्यतः 1-1 फीट के छत्ते बनाने की क्षमता इनमें उपस्थित होती है। अर्थात ये ग्रुप में छत्ते बनाने का कार्य करती है। एपिस इंडिका जो शांत स्वभाव की मक्खी है और एपिस डोरसेटा से कुछ छोटे आकार की होती है और इसके द्वारा बनाए जाने वाले छत्ते ग्रुप में या समूह में बनाए जाते हैं, जिनकी साइज सामान्यतः 1-1 फीट होती है। और छत्तों से सामान्यतः 3 से 4 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। अर्थात एक छत्ते से 3 से 4 किलोग्राम शहद एपिस इंडिका के छत्ते से प्राप्त होता है। ऐसे हम बात करें एपिस डोरसेटा के छत्तों से, तो एपिस डोरसेटा के छत्तों से हमें सामान्यतः 15 से 40 किलोग्राम तक शहद प्राप्त हो सकता है। क्योंकि एपिस डोरसेटा सबसे बड़े आकार की मक्खी है और इससे बनने वाले छत्ते भी सबसे बड़े आकार के बनते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि इससे 15 से 40 किलोग्राम के शहद की प्राप्ति होती है। और एपिस इंडिका जो इससे छोटे आकार की होती है, शांत स्वभाव की मक्खी होती है, इसके छत्ते ग्रुप में या समूह में बनाए जाते हैं, जिनकी साइज 1-1 फीट होती है और इनके द्वारा शहद की प्राप्ति
एक छत्ते से 3 से 4 किलोग्राम तक होती है। नेक्स्ट भारतीय प्रजाति की बात करें तो एक और भारतीय प्रजाति देखने को मिलती है जिसमें एपिस फ्लोरिया है, जिसे छोटी मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सामान्यतः बीटल हनीबी भी कहते हैं या भृंगा मधुमक्खी भी इसे कहते हैं। तो भृंगा और छोटी मधुमक्खी के नाम से इसे जाना जाता है। एपिस फ्लोरिया की साइज़ की हम बात करें तो इसकी साइज़ सामान्यतः 8 से 12 mm लेंथ इसकी देखी जाती है, अर्थात 8 mm से लेकर 12 mm तक लंबाई की ये होती है। और इससे बनने वाले छत्तों की बात करें तो इससे बनने वाले छत्तों की साइज 15 से 24 सेंटीमीटर होती है। ये सामान्यतः जो शहद बनाती है ये सभी स्पीसीज में से सर्वाधिक मीठे प्रकार का शहद बनाती है और केमिकल कंपोजिशंस में भी इसका शहद बेहतर क्वालिटी रखता है। तो 15 से 24 सेंटीमीटर के हाइव्स या छत्ते बनाने का कार्य करती है और एक छत्ते से जो शहद की प्राप्ति होती है वो 250 ग्राम शहद इससे प्राप्त किया जा सकता है। ये आसानी से पाली जाने वाली मधुमक्खी है जो सबसे छोटे आकार की होती है और सामान्यतः आप इसके छत्तों को आसानी से तोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये डरपोक प्रकार की मधुमक्खी भी है, जिससे आप कह सकते हैं कि इनमें सामान्यतः डंक मारने की क्षमता होती तो है लेकिन ये डंक नहीं मारती है। तो एपिस फ्लोरिया सबसे छोटे आकार की मधुमक्खी है जो डंक नहीं मारती है और शांत स्वभाव होने के साथ साथ इसके बनने वाले शहद की पौष्टिकता भी सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट स्पीसीज़ की बात करें तो इंडियन स्पीसीज़ के अलावा कुछ अन्य स्पीसीज़ भी पॉपुलर है, जिनमें एपिस मेलिफेरा जिसे यूरोपियन बी कहते हैं, यूरोपियन मक्खी के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये एपिस इंडिका या इंडियन बी के समान होती है और इससे मिलती जुलती मधुमक्खी की जाति है जो भारतीय मोना मक्खी से काफ़ी मिलती है। एपिस मेलिफेरा जिसे यूरोपियन बी भी कहते हैं, इससे बनने वाले छत्ते की साइज़ की हम बात करें तो एपिस इंडिका जो सामान्य इंडियन बी है, इनके द्वारा जो 1-1 फीट के छत्ते बनाए जाते हैं, इनसे 9 से 10 गुना अधिक बड़े आकार के छत्ते एपिस मेलिफेरा के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि जो भारतीय मोना मक्खी होती है उससे लगभग 9 से 10 गुना अधिक शहद की प्राप्ति एपिस मेलिफेरा या यूरोपियन बी से प्राप्त किया जा सकता है। तो यूरोपियन बी सामान्यतः अधिक शहद देने वाली मक्खियों में सम्मिलित की जाती है। अगर हम इनकी प्रजातियों की और बात करें तो इसकी कुछ सब स्पीसीज होती है एपिस मेलिफेरा की, जैसे इटालियन सब स्पीसीज है जो कि यूरोप और अमेरिका में पॉपुलर है, अर्थात एपिस मेलिफेरा की जो सब स्पीसीज होती है इटालियन, उसे यूरोप और अमेरिका में पाला जाता है और ये भी शांत स्वभाव की मक्खी है और डरपोक प्रकार की होती है जिसे आसानी से पाला जा सकता है। नेक्स्ट स्पीसीज आती है एपिस अडेम्सोनी जिसे अफ्रीकन बी या अफ्रीकन मधुमक्खी कहते हैं। ये भी एक कॉमन मधुमक्खी है जिसका पालन अफ्रीका देश में किया जाता है और अफ्रीकन महाद्वीप में ये अधिक पॉपुलर है। तो ये थी स्पीसीज ऑफ हनी बी। अब हम बात करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी की। हम बात करें मधुमक्खी में सामाजिक जीवन की या सामाजिक संगठन की, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी में सामाजिक संगठन से तात्पर्य होता है कि आपने देखा होगा कई सारे इंसेक्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जैसे टर्माइट है, वेस्प है, इनके अलावा हनी बी है
और भी कई ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो सामाजिक कीट हैं और सामाजिक संगठन बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हनी बी में सर्वोच्च या उत्कृष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन देखने को मिलता है। क्योंकि ये निवे बनाकर रहते हैं या कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और कॉलोनी बनाने के साथ साथ इनमें पॉलीमॉर्फिक नेचर भी देखने को मिलता है, अर्थात ये बहुरूपीय या बहुरूपी प्रकार का नेचर शो करती है, जिनमें सामान्यतः एक से अधिक प्रभेद देखने को मिलते हैं। इनमें श्रमिक, नर और रानी मधुमक्खी देखने को मिलते हैं, जो कि तीनों अलग अलग प्रकार के प्रभेद हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हनी बी में सुपीरियर प्रकार का होता है, जिनमें अलग अलग स्टेन या प्रभेद एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक साथ एक जगह रहकर एक हाइव या छत्ते के रूप में करते हैं। तो ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड इन कॉलोनी ऑफ हनी बीज। एक उच्च तरह का सुसंगठित श्रम का विभाजन इनमें देखने को मिलता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हनी बी एक सुसामाजिक कीट है। इनके अलावा ए गुड एंड वेल डेवलप्ड कॉलोनी ऑफ बीज हैड 40 to 50,000 इंडिविजुअल कंजिस्टिंग ऑफ 3 कास्ट। एक सुविकसित कॉलोनी या निवे इनमें देखी जाती है, जिनमें लगभग 40 से 50 हज़ार सदस्य उपस्थित होते हैं और ये अलग अलग प्रभेद में बटे हुए रहते हैं, जैसे श्रमिक, रानी और नर में ये डिवाइड रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हनी बी एक सुसामाजिक कीट है, जिसमें उच्चतम सामाजिक संगठन देखने को मिलता है और ये अलग अलग प्रभेदों की सहायता से एक हाइव या छत्ते का फॉर्मेशन करती है। और इस तरह आप कह सकते हैं कि हनी बी में सामाजिक संगठन उत्कृष्ट प्रकार का होता है, जो कि 3 अलग अलग प्रभेदों श्रमिक, नर व रानी के रूप में पाया जाता है। हम बात करें सबसे पहले क्वीन या रानी की, तो जो रानी मक्खी होती है ये कॉलोनी में सबसे बड़े आमाप की होती है या सबसे बड़े आकार की होती है, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि ये नर व श्रमिकों से बड़े आकार की होती है। हम बात करें नर या श्रमिकों की, तो नर या श्रमिक में अलग अलग प्रकार के श्रम का विभाजन देखने को मिलता है। और रानी मधुमक्खी जो होती है ये केवल निवे में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का कार्य करती है, अर्थात जननसम होती है। तो आप रानी के बारे में कह सकते हैं कि इट इज़ ए वेल डेवलप्ड फर्टाइल फीमेल। ये एक सुविकसित जननसम मादा है। कॉमनली 1 क्वीन इज फाउंड इन ए कॉलोनी। सामान्यतः एक छत्ते में या एक निवे में एक ही रानी मक्खी उपस्थित होती है। एंड फीड ऑन रॉयल जेली, जो कि सामान्यतः रॉयल जेली के रूप में भोजन ग्रहण करती है। सामान्यतः एक छत्ते में एक रानी मक्खी उपस्थित होती है, जिनका प्रमुख कार्य अंडे उत्पन्न करना है। ये नर के साथ नप्शियल फ्लाइट या कामद उड़ान करने के पश्चात अंडे देना प्रारंभ करती है और लगभग 3 दिन के पश्चात ये एग लेइंग स्टार्ट करती है, जो इसके होल लाइफ स्पेन तक चलती रहती है या पूर्ण जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो 1 क्वीन इज फाउंड इन ए कॉलोनी। एक रानी मक्खी निवे में उपस्थित होती है। एंड फीड ऑन रॉयल जेली, और ये रॉयल जेली के रूप में एक विशिष्ट आहार को ग्रहण करती है। ये रॉयल जेली इनको श्रमिकों के द्वारा खिलाया जाता है, अर्थात जो स्टेराइल फीमेल्स होती है, जिन्हें हम लेबर या सोल्जर्स कहते हैं कॉलोनी के, उनके द्वारा रॉयल जेली के रूप में रानी को भोजन दिया जाता है।
होल लाइफ स्पेन 2 to 5 ईयर्स। इसका जो संपूर्ण जीवन काल होता है वो 2 से 5 साल का होता है रानी मक्खी का, और ये अपने जीवन काल में लगभग 10 लाख अंडे देती है। अगर हम बात करें प्रतिदिन इनके अंडे देने की संख्या की, तो एक क्वीन लेज अबाउट 1500 to 2000 एग्स इन ए डे। 1500 से लेकर 2000 तक अंडे ये प्रतिदिन देती है, और अपने जीवन काल में जो कि 3 से 5 वर्ष का होता है, इसमें लगभग ये 10 लाख अंडे अपने जीवन काल में देती है, जिनके द्वारा निवे की स्थापना की जाती है और अलग अलग निवे या कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो रानी मक्खी होती है ये सुविकसित उर्वर मादा है या जननसम मादा है, जिनका प्रमुख कार्य एग लेइंग है। इनके अलावा इनकी साइज की बात करें तो 15 to 17 mm इन लेंथ, ये लंबाई में 15 से 17 mm की होती है, और आफ्टर कॉपुलेशन एग लेइंग प्रोसेस स्टार्ट विद इन 3 days। मैंने बताया कि कॉपुलेशन या मैथुन होने के पश्चात रानी का प्रमुख कार्य अंडे देना है, जो कि मैथुन के 3 दिन पश्चात शुरू होता है और जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती। करें रानी मक्खी की, तो रानी मक्खी में किसी प्रकार की कोई पराग एकत्रित करने की संरचनाएं उपस्थित नहीं होती है, और ना ही इनके पंख और अपेंडेजेस इतने डेवलप्ड होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि रानी मक्खी नर व श्रमिकों से कम विकसित होती है, या इन पर हल्के रोम का आवरण उपस्थित होता है। अब बात करते हैं हम नर या ड्रोन की। नेक्स्ट बात करें ड्रोन या नर की, तो नर भी एक महत्वपूर्ण प्रभेद होते हैं हनी बी की कॉलोनी में। द ड्रोन इज द मेंबर ऑफ हनी बी विच फर्टिलाइज द क्वीन। ड्रोन हनी बी कॉलोनी में एकमात्र ऐसे सदस्य होते हैं जो रानी को निषेचित करने का कार्य करते हैं, अर्थात इनका प्रमुख कार्य ही रानी को निषेचित करना होता है। सो कॉल्ड एज किंग ऑफ द कॉलोनी, इसलिए ये निवे के राजा भी कहलाते हैं। अर्थात इन्हें कॉलोनी के किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मादा या रानी को निषेचित करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण रानी मक्खी निषेचित होने के पश्चात एग लेइंग का प्रोसेस स्टार्ट करती है। इनके अलावा कुछ और विशेषता देखें हम ड्रोन की, तो दे आर रियर्ड फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इन लार्ज ड्रोन सेल्स। इनका पालन पोषण या ओरिजिन सामान्यतः एक अनिषेचित अंडे से होता है, जो कि धीरे धीरे एक वयस्क में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के द्वारा डेवलप होता है। तो इनका पालन पोषण एक अनिषेचित अंडे से होता है, जिनके कारण ये डेवलप होते हैं। ड्रोन टोटली डिपेंडेंट ऑन द वर्कर्स। ड्रोन कॉलोनी में कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। इनका एकमात्र कार्य मादा को निषेचित करना होता है या रानी मक्खी को निषेचित करना होता है। इनके अलावा ये कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। ये पूर्णतः श्रमिकों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात इनके भोजन के लिए या कॉलोनी की अन्य गतिविधियों के लिए ये सामान्यतः कॉलोनी के अलग स्टैंड या कास्ट, जिन्हें वर्कर कहते हैं या श्रमिक कहते हैं, इन पर ये पूर्णतः निर्भर रहते हैं। द सोल ड्यूटी ऑफ द ड्रोन इज टू फर्टिलाइज द क्वीन। जो ड्रोन या नर होते हैं, इनका एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ये मादा को निषेचित करने का कार्य करते हैं। यही इनका महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे आप सोल ड्यूटी कह सकते हैं। एट टाइम ऑफ मेटिंग फ्लाइट, कामद उड़ान के समय, जिसे नप्शियल फ्लाइट कहते हैं या मेटिंग फ्लाइट कहते हैं, इनके दौरान द ड्रोन फॉलो द क्वीन। ड्रोन या नर रानी का पीछा करते हैं एंड कॉपुलेट और मैथुन की प्रक्रिया करते हैं,
एंड डाइज आफ्टर कोपुलेशन, और मैथुन प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात नर की मृत्यु हो जाती है। सामान्यतः कॉलोनी में इनके नंबर्स की बात करें तो एक होते हैं, और कभी कभी एक से बढ़कर या एक से अधिक 2 या 3 की संख्या में ये उपस्थित हो सकते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य रानी मक्खी को निषेचित करना है, और इसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको श्रमिकों के द्वारा छत्ते से हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं हम सामाजिक संगठन के तीसरे और महत्वपूर्ण प्रभेद श्रमिक के बारे में, वर्कर्स। हम बात करें कॉलोनी के महत्वपूर्ण स्टेन या प्रभेद वर्कर्स की, जिन्हें सामान्यतः सोल्जर्स भी कहते हैं, और ये कॉलोनी के महत्वपूर्ण मेंबर्स होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये सामान्यतः हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और स्टेराइल फीमेल्स के रूप में ये कॉलोनी में स्थापित होते हैं। तो बंध्य मादाएं इन्हें कहा जाता है, और ये सामान्यतः हैप्लॉइड होती है, जिनका ओरिजिन आप कह सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से होता है, अर्थात इनमें जनन की एक विशेष विधि पाई जाती है जिन्हें अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन के द्वारा इनका ओरिजिन या निर्माण होता है। हम वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स की संख्या कॉलोनी में लगभग 90% होती है, अर्थात कॉलोनी की मैक्सिमम नंबर्स वर्कर्स रखते हैं, जो कि लगभग 90% होती हैं। हम इनके अलावा कुछ विशेषताएं देखते हैं तो द वर्कर्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 कास्ट्स। तीनों प्रभेदों में वर्कर्स या श्रमिक, जिन्हें हम सैनिक भी कहते हैं, इनका आकार सबसे छोटा होता है, अर्थात आकार में ये सबसे छोटे आमाप के होते हैं। अगर हम बात करें रानी मधुमक्खी की तो रानी मधुमक्खी सबसे बड़े आकार की होती है, और उससे छोटे नर होते हैं जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं, और सबसे छोटे आकार के श्रमिक होते हैं। तो स्मॉलेस्ट साइज रखते हैं कॉलोनी में। इनके अलावा दे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टाइल एग्स लेड बाय क्वीन। ये निषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं, जो कि मादा के द्वारा दिए जाते हैं। अर्थात इनके ओरिजिन की बात करें तो ये फर्टाइल एग्स या निषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं, जो मादा उत्पन्न करती है, या मादा के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उनमें निषेचित अंडों से इनका ओरिजिन होता है। या इनके अलावा आप कह सकते हैं कि अनिषेक जनन के द्वारा इनका ओरिजिन होता है। इट टेक्स 21 days into the development from the egg to the adult। ये अंडे से वयस्क अवस्था में परिवर्तित होने के लिए लगभग 21 दिन लेते हैं। अर्थात इनके डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या पूर्ण कायांतरण देखने को मिलता है, और पूर्ण कायांतरण होने के पश्चात जो वयस्क अवस्था प्राप्त होती है वो 21 दिन बाद देखने को मिलती है। तो 21 दिन पश्चात ये अंडे से वयस्क में परिवर्तित होते हैं। टोटल लाइफ स्पेन ऑफ ए वर्कर इज अबाउट 6 वीक्स। अगर हम श्रमिकों या सैनिक का संपूर्ण जीवन काल देखें तो ये लगभग 6 सप्ताह का होता है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा श्रमिकों का जीवन काल कॉलोनी में सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रजनन के अलावा या रिप्रोडक्शन के अलावा कॉलोनी के सभी महत्वपूर्ण कार्य इन श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं, और ये स्टेराइल फीमेल्स होती है जिनके द्वारा कॉलोनी में छत्ते की देखभाल, सुरक्षा, छत्ते की साफ सफाई, लार्वा, नर और रानी स्टेन को भोजन उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार के फूलों व पुष्पों से पराग व मकरंद एकत्रित करना, इसके अलावा समय समय पर छत्ते की साफ सफाई करना, और इसके अलावा छत्ते की जो अन्य गतिविधियां होती है जैसे भोजन की तलाश करना, पानी की तलाश करना, या
छत्ते में जो ओल्ड मेंबर्स हैं या यंग मेंबर्स हैं उनकी देखभाल करना, ये सभी कार्य वर्कर्स ही करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रजनन के अलावा छत्ते की सदस्य संख्या को मेंटेन रखने का कार्य वर्कर्स ही करते हैं। तो वर्कर एक कॉलोनी के पिलर्स होते हैं जिनकी सहायता से एक कॉलोनी स्टेबल रहती है या स्थायी रहती है। जब तक वर्कर उनमें अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाते रहते हैं या सक्रिय योगदान देते रहते हैं, तब तक वो कॉलोनी स्थायी रहती है। और जब वर्कर्स की संख्या कॉलोनी में गिरने लगती है तो एक कॉलोनी स्थायी फॉर्म से अस्थायी फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है और धीरे धीरे कॉलोनी कई बार क्रिटिकल कंडीशंस में कॉलोनी समाप्त भी हो सकती है। कुछ स्पेशल संरचनाएं इन वर्कर्स में देखने को मिलती है जो कि निम्न होती है। जैसे कुछ कार्यों के लिए वर्कर्स में अलग अलग संरचनाएं होती है। लॉन्ग प्रोबोसिस फॉर सकिंग नेक्टर, इनमें जो प्रोबोसिस या सुंड देखने को मिलती है जो हेड रीजन में उपस्थित होती है। ये सुंड लंबी होती है जो कि मकरंद चूसने का कार्य करती है। अगर हम इनके माउथ पार्ट्स की बात करें तो इनके माउथ पार्ट्स चेविंग एंड लेपिंग प्रकार के होते हैं, अर्थात काटने या कुतरने अथवा चूसने प्रकार के मुखांग इनमें देखने को मिलते हैं, जिनकी सहायता से ये पराग या मकरंद को सक करते हैं या चूसकर अपने क्रॉप रीजन में स्टोर रखते हैं, जहां ये विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की सहायता से ये उनका रिफॉर्मेशन करते हैं और वैक्स ग्लैंड की सहायता से ये उस क्रॉप में से हनी का फॉर्मेशन करते हुए इन्हें छत्ते या हाइव्स के विशेष चेम्बर में स्टोर करने का कार्य करते हैं। तो पोलन बास लॉन्ग प्रोबोसिस फॉर सकिंग नेक्टर, लंबी सुंड पाई जाती है जो कि मकरंद को चूसने या पराग को चूसने का कार्य करती है। स्ट्रॉन्ग विंग्स फॉर फेनिंग, जो शहद या मोम इनके द्वारा क्रॉप रीजन में स्टोर किया जाता है, इसको जब छत्तों में ट्रांसफ़र किया जाता है तो छत्तों में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसको रिमूव करने के लिए इनके पंख मजबूत होते हैं और नर या रानी मक्खी से अधिक विकसित होते हैं या डेवलप्ड होते हैं, जिनकी सहायता से ये फेनिंग का प्रोसेस करते हैं और आवश्यकता से अधिक जल को पराग या मकरंद से रिमूव करते हैं तथा छत्तों में शहद या मोम को फिक्स करते हैं। इनके अलावा कुछ विशेष संरचनाएं इनके अपेंडेजेस या पादों में देखने को मिलती है, जो कि हम बात करें इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स उपस्थित होती है। आप सब जानते हैं कि एक इंसेक्ट की जो बॉडी होती है ये 3 भागों में बटी हुई रहती है, जिसे हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन कहते हैं। तो इनमें जो 3 जोड़ी टांगे देखने को मिलती है, इनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है, जैसे पोलन बास्केट्स, पोलन पेकर, पोलन कॉम्ब, इनके अलावा पोलन ब्रश, आई ब्रश, एंटीना क्लीनर। पोलन ब्रश, आई ब्रश और एंटीना क्लीनर अग्र जोड़ी में पाए जाते हैं। इनके अलावा पोलन बास्केट, पोलन पेकर ये इनके मध्य में या बीच वाली टांगों में उपस्थित होते हैं। इन सब का कार्य होता है फॉर कलेक्टिंग ऑफ पोलन। मकरंद आप कह सकते हैं या पराग आप कह सकते हैं कि इन सब संरचनाओं का कार्य पराग को एकत्रित करना है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि पोलन बास्केट, पोलन पेकर, पोलन कॉम्ब, पोलन ब्रश, आई ब्रश, एंटीना क्लीनर, इन सभी की सहायता से ये शरीर के विभिन्न भागों पर जो पराग चिपका हुआ होता है उस पराग को एकत्रित करके विशेष कक्षों में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो ये इनकी तीनों जोड़ी टांगों में ये विशेष संरचनाएं उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से ये पोलन को कलेक्ट करने का कार्य करते हैं।
इनके अलावा इनमें वैक्स ग्लैंड पाई जाती है जो 4 पेयर्ड होती है, अर्थात 4 जोड़ी इनमें मोम ग्रंथियां देखने को मिलती है जिनके द्वारा वैक्स का प्रोडक्शन होता है। और ये वैक्स शहद के साथ साथ उन कोष्ठकों में काम आती है जहां शहद फुलफिल हो जाता है, या उन चैम्बरों में सील करने का कार्य करती है जिनमें शहद पूर्ण रूप से भरा जाता है। इनके अलावा पावरफुल स्टिंग होता है, जब भी इसे किसी खतरे का आभास होता है तो ये अपने पावरफुल स्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात जो डंक इनमें पाया जाता है ये इनके एब्डोमेन पार्ट में पाया जाता है। वहाँ से ये स्टिंग को निकालकर खतरा या अटैक होने पर शत्रु या एनिमीज में उड़ेल देते हैं और अपनी प्रोटेक्शन या सेल्फ प्रोटेक्शन करने का कार्य करते हैं। तो ये कुछ विशेष संरचनाएं थी जो कि पर्टिकुलर कार्यों के लिए पाई जाती है। ये केवल श्रमिकों में ही उपस्थित होती है। हमने देखा था इससे पहले वाले जो स्टेन या कास्ट थे जैसे नर या रानी मक्खी, इनमें ये संरचनाएं अनुपस्थित होती थी। तो एक सामाजिक संगठन की बात करें तो हमने देखा है कि मधुमक्खियों में 3 प्रभेद देखने को मिलते हैं, जिनमें रानी मधुमक्खी जिनका प्रमुख कार्य अंडे देना है, जो नर के साथ कामद उड़ान करके लगभग मैथुन के 3 दिन पश्चात अंडे देना प्रारंभ करती है और अपने संपूर्ण जीवन काल में अंडे देती रहती है। और औसतन अंडों की बात करें तो प्रतिदिन ये 1500 से 2000 अंडे देती है और लगभग अपने संपूर्ण जीवन काल जो कि 3 से 5 वर्ष का होता है, इनमें लगभग 10 लाख अंडे ये देती है। इनके बाद में हमने देखा था ड्रोन्स, जो इनके सेकंड स्टेन है या सेकंड प्रभेद है। ड्रोन जिनका प्रमुख कार्य रानी को निषेचित करना है और यही इनका एकमात्र कार्य होता है, जिनके कारण ये छत्ते में बने रहते हैं। जैसे ही ये रानी को निषेचित करते हैं उनके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको श्रमिकों के द्वारा छत्ते से बाहर खदेड़ दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। इनके पश्चात हमने देखा जो कॉलोनी के पिलर्स होते हैं ये वर्कर या सोल्जर्स होते हैं, जिन्हें सैनिक या श्रमिक कहते हैं, और ये लगभग कॉलोनी का 90% भाग बनाते हैं, जो कि स्टेराइल फीमेल या बंध्य मादाओं के रूप में उपस्थित होते हैं। और ये रानी मक्खी के द्वारा जो निषेचित अंडे होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं और सामान्यतः ये स्टेराइल फीमेल या बंध्य मादाओं के रूप में होते हैं। इनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो लगभग 21 दिन चलता है और 1 से एडल्ट तक आने में ये 21 दिन का समय लेते हैं और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये वयस्क में परिवर्तित होते हैं। टोटल लाइफ स्पेन की बात करें तो इनका लाइफ स्पेन 6 सप्ताह रहता है, जो कि सबसे कम होता है। अगर हम दूसरे स्टेन की तुलना में देखें तो श्रमिक केवल 6 सप्ताह तक जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रजनन के अलावा सभी प्रमुख कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता है।